गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहला चैप्टर, और इसमें हम लोग इस लेसन को ख़त्म करेंगे। यह तीसरा पार्ट है, ठीक है। और लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जब 1815 में पुनः रूढ़िवादियों ने शासन स्थापित किया तो उसमें कुछ बदलाव किए गए, लेकिन जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, जिसमें शिक्षक, व्यापारी इत्यादि आते थे, उन्होंने उदारवाद और क्रांति का मार्ग नहीं छोड़ा और वो लगातार इसका विरोध करते रहे। अंततः 1848 में एक आंदोलन हुआ जिसके अंतर्गत रूढ़िवादी विचारधारा को अर्थात रूढ़िवादी शासन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और सेंट पॉल चर्च में बैठक हुई जिसमें 831 लोग चुने गए थे, ठीक है। जब वहाँ पे लोग आए और जब उन्होंने आपस में बहस करना शुरू किया तो कोई भी किसी एक मत पर नहीं हो पाया और एक मत न होने के कारण उनके बीच झगड़े हुए, विवाद उत्पन्न हुए। अंततः सेना बुलाकर उस बैठक को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, ठीक है। उस दौरान भी महिलाओं को केवल दर्शक के तौर पर बुलाया गया था, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आगे चलकर यह जो उदारवादी विचारधारा है वो बढ़ती चली गई। अंततः वहाँ पर एक उदारवादी शासन की शुरुआत हुई थी और इन्हीं उदारवादी विचारधाराओं के अंतर्गत कुछ और भी बदलाव हुए थे जर्मनी और इटली में। क्योंकि जर्मनी और इटली के क्षेत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग कर दिया गया था ताकि वो अपनी शक्ति को बराबर न इकट्ठा कर सकें और ताकतवर न बन सके। लेकिन जर्मनी के जो का एक सेना नायक था, सेनापति था, जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, जिसे हम लोग द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जानते हैं। उसने 3 युद्धों के द्वारा, ठीक है, प्रशा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से 3 युद्धों के द्वारा उसने 5 सालों में जर्मनी का एकीकरण किया और सबने एक साथ मिलकर, ठीक है, विक्टर एमेनुएल को अपना शासक नियुक्त किया और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण 3 युद्धों के द्वारा 3 चरणों में हुआ था। ठीक इसी की तरीके से इटली, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो मेस्सिनी, तो उसके उदारवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर वहाँ के लोगों ने भी इटली का एकीकरण करना चाहा, जिसमें कावूर का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर जनमत करवाया, अर्थात जनता से इस बात के लिए पूछा कि क्या इस क्षेत्र को इटली में शामिल करना चाहिए और ज़्यादातर जगहों पर जनमत यही आया कि उस क्षेत्र को इटली में एकीकरण कर दिया जाए और इस तरीके से 5 चरणों के अंतर्गत अलग अलग हिस्से को इटली से जोड़ा गया और अंत में रोम को इटली से जोड़ा गया था जनमत के द्वारा। याद रहे कि जर्मनी का एकीकरण 3 युद्धों के द्वारा हुआ था और इटली का एकीकरण जो है जनमत के द्वारा हुआ था। तो इटली का एकीकरण 3 युद्धों के द्वारा 3 चरण में हुआ था और इटली का एकीकरण 5 चरणों में हुआ था जनमत के द्वारा और इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ और रोम को इटली की राजधानी घोषित की गई, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवादी एक और घटना घटित हुई थी जिसे हम लोग ब्रिटेन की अजीब दास्तान कहते हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड, जो आसपास के क्षेत्र हैं वो सब के सब यूनाइटेड स्टेट का रूप लेते हैं, किंगडम का। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप थे वहाँ पर 2 विचारधाराओं के लोग रहते थे। एक थे ईसाई धर्म, दोनों ही ईसाई थे, लेकिन एक कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक, और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। तो जहाँ पर कैथोलिक लोग कम थे वहाँ पर प्रोटेस्टेंट लोग उन पर अपना जोर दिखाते थे, उनको ख़त्म करने का प्रयास करते थे, दबाने का प्रयास करते थे। और एक जगह पर जहाँ पर कैथोलिक लोग ज़्यादा थे वहाँ पर प्रोटेस्टेंट को दबाने का काम होता था और इस तरीके से वहाँ पर हिंसक लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। इसके बारे में हम लोग सिविक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो दास्तान थी, मतलब वो हमेशा ही आपस में लड़ते रहते थे जिसकी वजह से आयरलैंड अलग हो गया, ठीक। तो ये होती है आपके ब्रिटेन की दास्तान। उसके बाद आता है कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, अर्थात उस समय के जो समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी विचारधारा थे, उन्होंने एक देश को मानवीकरण किया, अर्थात उसको मानव रूप में दर्शाने का काम किया, ठीक है।
और मानव रूप में दर्शाने का काम किया। फ्रांस को भी एक लड़की के रूप में दर्शाया गया, या फिर जर्मनी को एक लड़की के रूप में दर्शाया गया। जर्मनी का जो मानव स्वरूप था उसे जर्मेनिया कहते हैं, जिसके सर पर बलूत का एक ताज था, हाथों में तलवार थी, एक बाज का शील्ड था, और उसके तलवार में एक बलूत का पेड़ था जो शांति का और ताकत का प्रतीक था। और इस तरीके से मानवीकरण किया गया और इन चित्रों को, मूर्तियों को चौराहों पर या रास्तों पर स्थापित किया गया, जिसे देखकर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागती थी और वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते थे, उसको आज़ाद कराने का काम करते थे, क्रांति में भाग लेते थे। आगे चलकर जब राष्ट्रवादी विचारधारा और बढ़ी तो इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के सहायता लेकर उन्होंने साम्राज्यवाद करना शुरू किया, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। लोगों को राष्ट्रवाद के भावना बताकर, अर्थात लोगों को यह बताकर कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना राष्ट्रवादी ही विचारधारा है, इसी के अंतर्गत उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना की और अलग अलग जगहों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। उसी दौरान हमारे देश में भी उपनिवेश स्थापित किए गए और हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम बना था, ठीक है। और यह जो साम्राज्यवाद की विचारधारा थी वो ख़त्म हुई थी 1914 में, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, मंदी आई थी, बीमारी आई थी, और सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र करने की इच्छा जागृत किए थे, और इस वजह से धीरे धीरे जो साम्राज्य उपनिवेशिक शासन था उनका अंत हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमारा लेसन ख़त्म होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।